हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्रिज। आज एसिड, बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 लेके ब्रेन ब्रिज आपके सामने आया है। पार्ट 1 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं बेसिस के बारे में, उसको कंपेयर करेंगे एसिड के साथ एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, साथ में देखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट। ओके व्यूवर्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स को ईजी वे में बता सकूं, और ये स्पेशली स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है क्योंकि उनका ये चैप्टर है। साथ में अगर आप इनका लिंक चाहते हैं और इसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी। तो पढ़ते टाइम हमने देखा था कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो आज हम लोग देखेंगे बेस कैसे रिएक्ट करता है। तो हमने पढ़ा था एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो देता है मेटल का सॉल्ट, जिसको हम लोग मेटालिक सॉल्ट बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल जिंक अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? जिंक सल्फेट, और साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा? जिंक क्लोराइड, और साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। अब ये गैस हाइड्रोजन गैस है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना होगा। उस टेस्ट में क्या करना होगा कि उस बबल गैस को, जो हमारे को मिलने वाला है गैस, उस गैस को एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कराएंगे। जब गैस सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करेगा तो बबल के फॉर्म में वो गैसेस ऊपर की तरफ आएंगी, और उन बबल्स के सामने अगर हम लोग कैंडल्स को लेके जाएंगे तो वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करेगा। इससे ये पता चलता है कि वो गैस कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है कि बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, और या फिर सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका रीज़न ये है कि बेस और मेटल दोनों सेम कैरेक्टर के होते हैं। मेटल जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटल एंड बेस मिलके देता है मेटल का सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। रिएक्शन सेम है, पर हम लोग देखते हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो देता है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग देखते हैं कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ। तो एसिड और बेस जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH जो कि एक अच्छा बेस है, और HCl जो कि अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो मिलता है सॉल्ट NaCl एंड H2O। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज एसिड जो होता है बेसिस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, या फिर बेस जो होता है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। इसी रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी पढ़ेंगे पार्ट 3 में, जहाँ हम लोग देखेंगे सॉल्ट 3 तरीके का होता है: एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो ऑब्वियसली एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद देगा सॉल्ट एंड वाटर। सेम एज बेस, जैसे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देता है सॉल्ट एंड वाटर, वैसे ही एसिड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें कॉपर ऑक्साइड, जो कि कॉपर ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा कॉपर क्लोराइड और साथ ही मिलेगा वाटर।
तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो बना रहा है कॉपर क्लोराइड और साथ में दे रहा है वाटर। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हुआ है? एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग HCl के साथ डालेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो कुछ टाइम के बाद ये ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ये पूरा सोल्यूशन ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू चीज़ बना है। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस या फिर चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। तो वैसे ही इसमें क्या हो रहा है? चेंज इन कलर हो रहा है। तो हमारा जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बना रहा है और कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाएगा। तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करें तो वो 100% डिसोसिएट कर जाते हैं। मतलब अगर HCl को वाटर में डाला जाए तो ये देगा H+ एंड Cl-, 100% H+ एंड Cl- देता है। मतलब इसका डिसोसिएशन 100% है, कंप्लीट डिसोसिएशन, कुछ भी बचेगा नहीं। H+ एंड Cl- में ये ब्रेक हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना हम लोग को मिलता है, जितना अगर डिसोसिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। वैसे ही वीक एसिड्स वो होते हैं जो कि डिसोसिएट तो करते हैं बट नॉट कम्प्लीटली। वो लोग फिर से आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना देंगे, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक एसिटिक एसिड का। ये क्या हो रहा है? एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो CH3COO नेगेटिव एंड H+ में टूट रहा। साथ ही ये लोग आपस में फिर से एक मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं एसिटिक एसिड का, दैट इज CH3COOH। यहाँ पे आप याद रखें कि मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी पहले से था वो फिर से वही चीज़ हम लोग को दे रहा है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन 100% नहीं हो रहा। इस ऐसे रिएक्शन को हम लोग वैसे भी मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल आफ्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि मॉलिक्यूल आफ्टर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। अब आते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है, कोई भी सब्सटेंसेस का हम लोग कैसे पता चलता है? हम लोगों को पता चलता है बाय इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर चेंज करते हैं या फिर स्मेल में चेंज आएगा। क्यों आता है? क्योंकि उनको हम लोग वैसे सब्सटेंसेस के साथ ऐड कर देते हैं जिनका pH आइदर एसिडिक होता है या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो कुछ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन हो जाएंगे? जैसे टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, लाइकेंस हो गए, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। टर्मरिक, हल्दी का कलर अगर हम लोग, जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, घर में जो टिफ़िन वगैरह रहता है या फिर जिसमें सब्जी बना रहता है, उस सब्जी वाले बर्तन को जब धोया जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो इस बेस के साथ जब इसको हम लोग ऐड करते हैं टर्मरिक को तो उसका कलर हो जाता है रेड। और बेस कहाँ से आया? तो वो सोप जो है वो बेसिक नेचर का होता है। फिर मैन मेड इंडिकेटर्स लाइक pH पेपर। ये pH पेपर लाइकेन से ही बनता है, लेकिन इसको pH पेपर के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। एक फेनोफ्थलीन एक केमिकल है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका कलर चेंज होने से पता चलता है कि ये कोई भी सब्सटेंसेस एसिड है या बेस है। मिथाइल ऑरेंज भी एक सब्सटेंस है जिसको अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो कलर चेंज होगा एंड बेस में डालेंगे तो भी कलर चेंज होगा। फिर आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग सोल्यूशन में, लाइक एसिड में अलग स्मेल देते हैं और बेस में अलग। फॉर एग्जांपल अनियन को जब हम लोग विनेगर में रखते हैं तो उसका स्मेल ख़त्म हो जाता है। जैसे आप लोग कभी भी रेस्टोरेंट जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि विनेगर में अनियन को डिप किया हुआ। इससे क्या होता है कि विनेगर तो एसिड है और अनियन का स्मेल ख़त्म हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।